हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम एवरेज के बेसिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक कोटेशन मैंने पढ़ा था आज मॉर्निंग में। बीइंग चैलेंज्ड इज इनएविटेबल। जिंदगी में संघर्ष आएगा, ये तो नियत है, ये तो तय है, आना ही आना है, किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आएगा। बीइंग चैलेंज्ड इज इनएविटेबल बट बीइंग डिफीटेड इज ऑप्शनल। यानी कि संघर्ष आएगा, ये तो तय है, लेकिन आप हार मानोगे या लड़ जाओगे, पार हो जाओगे उस संघर्ष के, ये आप पर निर्भर करता है। ये आपकी चॉइस है, ये आप चूज करते हो हमेशा। अब जॉब करोगे तो संघर्ष आएगा, नहीं करोगे तो जीवन एक संघर्ष हो जाएगा, बेरोजगारी एक संघर्ष हो जाएगा, उसके साथ जीना एक संघर्ष हो जाएगा। किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो एक चैलेंज है, वहां पे संघर्ष आएगा। नहीं करोगे तो भी चैलेंजेस तो आएंगे जीवन में। तो जब भी कोई चैलेंज आए, आज आए, आगे आए, भविष्य में आए, जब भी आए, तो आपको ये तय करना है कि आप उस चैलेंज से भागने वाले हो, हारने वाले हो, या उससे लड़ने वाले हो। और लड़ोगे तो संभावना है कि पार भी निकलोगे। तो हर रोज़ अपने आप को ये बात समझाते चलना है। और अगर कभी हार महसूस हो, अगर कभी निराश महसूस हो, तो हमेशा अपने आप को ये समझाते चलना है कि नहीं, लड़ना है, लड़ना है, लड़के पार उतरना है। चलिए इस बात के साथ में शुरू करते हैं आज का सेशन अपना एवरेज का। एज वी नो कि एवरेज में हमारा एक एक ही फॉर्मूला है बेसिक। एवरेज हमारा क्या कहलाता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जो भी हमें संख्याएं दी हैं, जब हम उनका योग करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी वो संख्याएं होंगी, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 17, 23 और 24 को लिया, और हम इनका एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज क्या आएगा इनका? 17 प्लस 23 प्लस 24, और क्योंकि तीन संख्या है डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा? 17 प्लस 23 हो गया 40, प्लस 24 64/3। ये एवरेज हो जाएगा। और एज वी नो अबाउट एवरेज कि एवरेज हमारी क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, एक प्रतीकात्मक संख्या है, रिप्रेजेंटेटिव नंबर है। रिप्रेजेंटेटिव नंबर होने का मतलब यह हुआ कि 17, 23 और 24, इन तीनों को लिखने की बजाय, यहाँ पे तो तीन संख्याएं हैं। आमतौर पे मान लो कि क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, हम उनके मार्क्स का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज एक संख्या आएगी, पर उन सबके मार्क्स तो अलग अलग होंगे। तो बजाय इसके कि हम उनके मार्क्स को अलग अलग लिखें, हम एक संख्या जो कि एवरेज है लिखें कि क्लास में औसतन बच्चों के इतने नंबर आए हैं। तो एक संख्या से उन सबके मार्क्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो इंस्टेड ऑफ सारे बच्चों के अलग अलग मार्क्स लिखने के, अगर हम कहें कि हर एक बच्चे के लगभग लगभग इतने ही मार्क्स आए हैं, तो ये कहने में कुछ गलत नहीं है। औसत की जहां तक बात है, एवरेज की जहां तक बात है, जिसको हम माध्य भी कहते हैं, ठीक है। अब कई बार एवरेज निकालने के जब हमें बड़ी संख्याएं दी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नंबर्स दिए हैं 413, 419, 396, 383, 365, 432 और 356, लेट से हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं सारे के सारे, और हमें इनका एवरेज निकालना है। कुल 7 संख्याएं हैं। एक तरीका तो ये है हम सारी की सारी संख्याओं को जोड़ें और फिर 7 से डिवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है उस तरीके में, पर कई बार क्या है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना भी रहती है कि कहीं पे गलती हो जाए हमसे, और बेहतर तरीका भी नहीं है। जब हमारे पास इससे बेहतर तरीके अवेलेबल हैं, तो हम एक तरीका जो हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया है, जिसको कि हम कहते हैं डेविएशन मेथड, जिससे हम कोई एक संख्या जो इनके आसपास की होगी उसको अपना एवरेज मान लेंगे। उसको एवरेज होना जरूरी नहीं है, पर हम उसको एवरेज मान के उससे डेविएशन देखेंगे, विचलन देखेंगे इन सारी संख्याओं का। और अगर वो एक्चुअल में एवरेज होगा तो डेविएशन हमारा 0 आएगा, पर अगर वो एक्चुअल में एवरेज नहीं होगा तो डेविएशन या तो हमारा निगेटिव में होगा सबका मिला के, या पॉजिटिव में होगा। जितना भी डेविएशन होगा उसके हिसाब से हम अपना करेक्ट एवरेज या एक्चुअल एवरेज निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अब अगर हम यहाँ पे देखें इन सारी की सारी संख्याओं को, तो सारी संख्याएं हमारी 400 के आसपास, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एवरेज 400 है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब 413 400 से 13 ज्यादा है, 419 19 ज्यादा है, 396 4 कम है, 383 17 कम है, 365 35 कम है,
432 32 ज्यादा है और 356 फिर 44 कम है। ज्यादा संख्याएं कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कम कितना है ये जोड़ लेते हैं। 17 4 21 35, 21 और 35 हुआ 56 और 44, यानी कि 100 माइनस में आया है 100, और प्लस में 32 और 19 51 और 13 64, प्लस में आया है 64, यानी कि नेट में हमारा जो सम है या जो टोटल डेविएशन है वो 36 कम है हमारे एवरेज से, और कुल संख्याएं 7 है। तो जो हमारा एवरेज आएगा यहाँ पे वो कहलाएगा, जो एवरेज हमने माना था 400 प्लस जो डेविएशन नेट में है कितना है माइनस का 36 है, डिवाइडेड बाई कुल जितनी संख्याएं हैं, यानी कि एक संख्या के लिए औसत डेविएशन कितना है, ठीक है। यही हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी कि 400 माइनस 36/7। क्या बात समझ में आती है? 35/7 तो 5 हो गया, यानी कि 395 माइनस 1/7, यानी कि 394 एंड 6/7, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला सवाल है, इफ एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 73 64 58 x 66 79 एंड 68, इन सब का जो औसत है वो 70 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, डेविएशन अगर यहाँ पे सारी संख्याओं का देख ले तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। 73 62 58 x 66 79 68, इन सब का औसत है 70, यानी औसत हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में निकालना नहीं है। डेविएशन निकाल लेते हैं, डेविएशन 0 होना चाहिए औसत से, तो 70 से डेविएशन 73 का कितना है, 3 ज्यादा है 73, 62 8 कम है, 58 12 कम है, x के बारे में पता नहीं है वही तो निकालना है, 66 4 कम है, 79 9 ज्यादा है, और 68 2 कम है। तो +3 और +9, यानी कि संख्याएं कुल में 12 ज्यादा है और कम कितना है, ठीक है। 12 ज्यादा से 12 कम कैंसिल आउट हो जाएगा सीधे सीधे, 8 4 12 2 14, ठीक है। तो यानी कि ये संख्याएं मिला के 14 कम है, इजंट इट सो? एक सेकेंड, 3 और 9 73 79, ठीक है, 3 और 9 यानी 12 ज़्यादा है, फिर 62 58 66 और 68, ठीक है। तो 62 हमारा 8 कम है, 58 12 कम है, 66 4 कम है, 68 2 कम है, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 8 4 12 2 14 कम हो गया, ठीक है। तो ये सारी संख्या मिला के हमारी कितना है, 14 कम है, इजंट इट सो? तो जो हमारा x है वो 14 ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? वो x 14 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा। इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि औसत हमारा 70 आया है। एक सेकंड, 3 2 5, तो सम 490 आना चाहिए, 3 2 5 8 5 13 13 6 19 1909 28 8 36 6 आ रहा है ना बिल्कुल सही है, एक्चुअल में ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा 14 प्लस में आना चाहिए x, तभी हमारा नेट डेविएशन 0 होगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू हो कितनी होगी, 70 + 14, यानी कि 84 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन शायद 81, ये 84 होगा, ओके। 84 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ए ने एक दुकान से 600 ग्राम 750 ग्राम 1.1 किलोग्राम 2.3 किलोग्राम और 800 ग्राम दाल के पैकेट खरीदे, तो पैक का औसत वजन कितना है? कुल पैक कितने हैं हमारे पास? 5 पैक है, और सबको एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, या तो सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लें या सबको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, तभी बेहतर रहेगा। तो अगर सबको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो पहला कितना है, 600, दूसरा है 750, तीसरा होगा 1100 ग्राम, चौथा 2300 ग्राम, और पांचवा 800 ग्राम, ओके। टोटल 5 है। क्लियर है? अब अगर लास्ट में हमारा यहाँ पे कितना है, 50 ग्राम आ रहा है, अगर आप ध्यान दो, पहले हम सम करके प्रॉपर्ली निकालते हैं, उसके बाद में फिर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, जिससे कि हम ऑप्शंस पे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये तो 0 आ गया लास्ट में, यहाँ 5 आ गया, 8 3 11 12 7 19 6 25 का 5 और 5550 आ गया। तो एवरेज हमारा हो जाएगा 5550 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1110 ग्राम,
और 1110 ग्राम हमारा कितने के बराबर होगा? 1.11 किलोग्राम्स। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके। यही बात जो हम पहले कह रहे थे शॉर्ट में, कि हमें पता है यहाँ पे हंड्रेड्स डिजिट में हर जगह जीरो आ रहा है सिवाय एक जगह के, और हम डिवाइड करने वाले हैं 5 से। तो इसके बाद में बाकी सारी संख्या, यानी कि आखिर में हमारा 50 आने वाला है, ये तो हमें कंफर्म है। तो जब हम 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे आंसर में जब ग्राम में हम चेक करेंगे तो लास्ट में 10 ग्राम आना चाहिए। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें लास्ट में 10 ग्राम आ रहा है? ऑप्शन डी में तो 11 आ रहा है, लास्ट में ही 1 आ रहा है, तो डी तो पॉसिबल ही नहीं है। सी में 11,100 ग्राम आ रहा है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि सी तो 11 किलोग्राम औसत कैसे हो सकता है जब हमारी जो संख्याएं हैं वो सारी 1 किलोग्राम के आसपास घूम रही हैं। 1.1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी लास्ट में 1100 ग्राम आ रहा है। ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। इजंट इट? अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बट कई बार यही लॉजिक हमें मुश्किल सवालों में, जहाँ पे वैल्यूज डिफिकल्ट होंगी, वहां पे आसानी से आंसर दे देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक शॉपकीपर ने लगातार 5 दिनों तक 6435, 6927, 6855, 7230 और 6462 रुपए का उत्पाद बेचा है 5 दिन तक लगातार। यदि अगले दिन सहित उसकी औसत बिक्री 6500 रुपए है, तो उसने अगले दिन कितने मूल्य का उत्पाद बेचा होगा? क्वेश्चन को पॉज करके एक बार सॉल्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। देखो, क्वेश्चन में हमें 5 दिनों की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, 6435, 6927 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमसे कहा गया है अगले दिन की मिला के, यानी कि टोटल 6 डेज में जो एवरेज बिक्री हुआ है, एवरेज सेल हुआ है, वो हुआ है ₹6500 का। यानी कि जो सम होगा हमारा सारे 6 दिन का मिला के होगा 6 × 6500, यानी कि सम में लास्ट में हमारे 2 जीरो आए होंगे। इजंट इट सो? सबसे पहले है कि आखिर में जीरो आया होगा। अब आखिर में जीरो कब आएगा? यूनिट डिजिट्स पे फोकस करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट हर एक संख्या की अलग अलग है ऑप्शंस में। 5 7 7 5 12, 5 17 और फिर 2 2 19। तो यानी कि लास्ट में 9 आ रहा है अभी तक की संख्याओं का, और फिर एक संख्या होगी जो अगले दिन की बिक्री है, उसमें लास्ट में जो संख्या आएगी, तो इनको मिला के आखिर में जीरो आना है हमारा। तो ये संख्या क्या होनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि लास्ट में यहाँ पे 1 होना पड़ेगा। यानी कि जिस भी आंसर ऑप्शन में हमारे यूनिट डिजिट पे, इकाई की संख्या पे 1 होगा, वही हमारा आंसर ऑप्शन होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसके लिए हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सारी की सारी संख्याओं को जोड़ते हम, या उनका डेविएशन देखते 6500 से कितना है, और फिर उस हिसाब से अगले दिन की बिक्री निकाल लेते। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398 और 682। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में ये क्वेश्चन आया है, और हमें एवरेज बताना है इस सेट ऑफ नंबर्स का। तो अटेम्प्ट कीजिए, इसका एवरेज क्या होगा? आई गेस ये मेंस 2022 का क्वेश्चन होगा, 2023 का नहीं है। ठीक है, 2022 का रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे? यहां पे भी क्या हम कोई लॉजिक लगा सकते हैं? कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। अगर 9 संख्याएं हैं, हम इनका एवरेज निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि या तो इन सबका जो योग होगा, सम होगा, डिविजिबल बाई 9 होगा, सारे इंटीजर्स हैं, या फिर 9 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 1/9 होगा एवरेज में, या 2/9 होगा एवरेज में, या 3/9 होगा एवरेज में, से लेके 8/9 तक कोई वैल्यू होगी। इजंट इट सो? और अगर 1/9 एवरेज में होता है, तो लास्ट में 0.11 आएगा, 2/9 में 0.22 आएगा, 3/9 में 0.33 आएगा, और इसी तरह से 8/9 में लास्ट में 0.88 आएगा। इजंट इट सो? ठीक है, जो कि सिंप्लीफाई होकर 0.888, भाई 88 सिर्फ 2 बार नहीं आएगा, इसके बाद में भी 8 आएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर 0.89 बन जाएगा। क्लियर है? तो क्या कोई हमारी ऐसी संख्या है जो कि मैच कर रही है? 0.50 तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4.5 तो बच नहीं सकता ना, ऊपर सारे इंटीजर्स हैं। सिमिलरली 0.80 भी नहीं आ सकता है। भाई अगर 7/9 होता,
तो 0.777 आता है, यानी कि 0.78 हो जाता है। तो 0.80 भी नहीं आ सकता, और बाई सेम लॉजिक 0.90 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 0.89 आएगा। तो ऑप्शन सी ही डेफिनेटली हमारा आंसर होगा। इसके अलावा कुछ भी और आंसर हमारा नहीं हो सकता है। हमने कोई भी कैलकुलेशन किसी भी तरह का नहीं किया इस क्वेश्चन में। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, ये तो पहला अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक दूसरा अप्रोच भी देख लेते हैं। क्योंकि हमें यहां पे 9 से डिवाइड करना है, और हमें 9 का डिविजिबिलिटी पता है। 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है हमारा? सम ऑफ डिजिट्स को हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं। इजंट इट सो? क्योंकि सारे केसेस में हमारा डेसिमल के बाद की वैल्यू अलग अलग है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 80 है। वैसे तो पिछले वाले से ही सॉल्व हो जाएगा, पर ये तरीका भी इंपॉर्टेंट है। 9 के अलावा कोई और नंबर दिया होगा तो भी हम इस तरह से भी कई बार टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 के केस में सम ऑफ डिजिट्स होता है। सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं, तो ये तो 9 सीधे कैंसिल आउट हो गया, 6 3 9 ये भी कैंसिल आउट हो गया, 4 5 9 ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर 8 6 14 7 21 6 27, तो ये भी सारे मिलकर कैंसिल आउट हो गए, 9 के बराबर हो गए। ठीक है, 5 3 8 2 10 3 13 4 17 6 23 1 24 5 29 6 35 3 38 8 46 6 52 और 10 62, यानी कि 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर हमारा 8 बच रहा है, यानी कि 8/9 ही आने वाला है। इजंट इट सो? अगेन सिमिलर लॉजिक, तो 0.89 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से भी सॉल्यूशन हमको समझ में आना चाहिए। अब तीसरा मेथड भी देख लेते हैं कि अगर ये दोनों तरीके काम नहीं करते, यानी कि ये यहाँ पे तो काम कर रहे हैं, बट 9 के अलावा संख्याएं 8 भी हो सकती थी, 7 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, तो उन केसेस में हमारा अप्रोच क्या होता? तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस गिवन है, हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, सम को 9 से डिवाइड करेंगे। इजंट इट सो? यानी कि जो भी हमारी एवरेज की वैल्यू गिवन होगी, उनके बीच का हम गैप देख लें, जो भी ऑप्शंस गिवन है उनमें। तो यहाँ पे 100 का गैप है, यहाँ पे भी 100 का गैप है, और यहाँ पे 75 का गैप। हालांकि 725 और 750 में सिर्फ 25 का ही गैप है, तो अगर 725 के आसपास हमारा आंसर होगा तो हमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके हम इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ सारी संख्याओं को टोटल जोड़ने के, हम सबसे पहले जो हंड्रेड्स डिजिट है, यानी कि 6 4 8 5 9 6 5 3 और 8 6, इन सबको जोड़ते हैं। यानी कि हम एक तरह से 600 400 800 500 900 इनको पहले जोड़ेंगे, और इनसे अपने एवरेज, हमारा एवरेज किस रेंज में आने वाला है ये निकालेंगे। ठीक है, ये काम आसानी से हो जाएगा। 6 4 10 10 8 18 18 5 23 9 32 6 38 5 43 3 46 6 52, यानी कि 5200 आ रहा है। एक तरह से डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 9 छक्का 54, यानी कि 575 के आसपास आ रही है वैल्यू। इजंट इट सो? 575 के आसपास लगभग लगभग वैल्यू आ रही है ये। दूसरी बात ये समझने वाली है, क्योंकि हमने बाद में 2 डिजिट यानी कि दहाई और इकाई की संख्या को छोड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा भी होगी वो संख्या 99 होगी, और कुल 9 संख्याएं हैं, कुल 9 संख्याएं हैं। तो ये जो हमारा 5200 योग आया है, अगर हम पूरा भी जोड़ते तो भी ज्यादा से ज्यादा 6100 पहुंचता है। यानी कि जो हमारा एवरेज है वो 5200 से 6100 के बीच में होगा। जो सम है वो 5200 से 6100 के बीच में होगा। एवरेज हमारा 5200/9 से लेके 6100/9 के बीच में होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये बात तो क्लियर है, कंफर्म है कि हमारा जो एवरेज है वो 5200/9 से 6100/9 के बीच में होगा। इजंट इट सो? 5200/9 कितना आ रहा है? लगभग लगभग 575 के आसपास आ रहा है। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक इसलिए नहीं हुए, अगर ऑप्शंस 575 के आसपास हो, बिल्कुल ही 575 576 हो, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत है। 6100/9 कितना है? ये हमारा 675, क्योंकि ठीक ठीक हमने 900 ऐड किया है, यानी कि हमारा जो आंसर ऑप्शन है वो 575 से लेकर 675 के बीच में होगा। और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 650 650। क्लियर है? अगर इस पे भी हमारी बात नहीं बनती, इस पे भी हमारी बात नहीं बनती, तो हम क्या करते? तो हम फिर 10 डिजिट को भी जोड़ सकते थे कि 9 5 14 7 21 3 24 3 27 9 36 9 45 9 54 और 8 65, यानी कि 5200 में 620 हमने और जोड़ दिया, अब 5820 हो गया। और हमको पता है अब हमने सिर्फ इकाई की संख्या छोड़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 90 और हो सकता है, यानी कि हमारा एवरेज की अब हम 10 की रेंज में आ गए एग्जैक्टली। ठीक है, 5820/9 कितना होगा?
9 छक्का 54, फिर बचा 42, 9 चौको 36, फिर बचा 60, 9 छक्का 54, यानी कि 646 पॉइंट समथिंग। अब जो हमारा एवरेज है वो 646 से लेकर 656 के बीच में होगा। अब हम और स्पेसिफिक पहुंच गए। क्लियर है? तो अगर आप इस अप्रोच से करोगे क्वेश्चन को कई बार, तो अगर मुश्किल कैलकुलेशन हो तो वहां पे भी आपको घबराओगे नहीं, गलती कभी भी नहीं होगी। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, बाकी तरीका इस क्वेश्चन में तो पहला वाला तरीका ही अप्लाई हो जाएगा जो हमने सबसे पहले देखा था, बट क्वेश्चन में अगर 9 के बजाय 8 नंबर्स होंगे, 7 होंगे, तो ये तरीका बहुत कारगर है। ठीक है, डीआई के क्वेश्चंस में भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली समझ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो। क्लियर है? अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ₹150 B buys 10 pens for ₹8 each, 10 erasers for ₹5 each, and some sharpeners for ₹4 each. So what is the average price per item in rupees? 150 रुपए में बी ने 8 रुपए प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन लिए हैं। तो अगर पेन लिए हैं 8 रुपए प्रति पेन के मूल्य से 10, तो पेन कितने के हो गए? 10 पेन है, 8 रुपए के हैं, तो 80 रुपए के तो पेन ही हो गए हमारे। ठीक है, नंबर कितना है? 10 है। सिमिलरली जो रबर है, 10 रबर ली है और 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 50 रुपए की रबर हो गई। टोटल 150 रुपए है, 80 50 130, यानी कि 20 रुपए के शार्पनर लिए होंगे। और क्योंकि एक शार्पनर हमारा 4 रुपए का है, तो यानी कि 5 शार्पनर लिए होंगे। टोटल कितनी क्वांटिटी होगी? 10 10 5 25, और टोटल रुपए 150 है, तो 150 रुपए में 25 आइटम खरीदे हैं, तो ऑन एन एवरेज प्राइस हो गया 25, 150 बटे 25 यानी कि 6 रुपए पर आइटम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। यहाँ पे भी एक छोटी चीज जो समझ में आनी चाहिए, हालांकि उससे आंसर हमें नहीं मिलेगा, पर एक लॉजिक जो हमें हमेशा हर एक क्वेश्चन में कॉशियस रह के समझदारी के साथ देखते हुए चलना है कि जब हमारी संख्याएं, भाई पेन है 8 रुपए के, इरेजर है 5 रुपए के, और शार्पनर है 4 रुपए के, तो क्या हमें ये बात नहीं समझ में आनी चाहिए कि किसी भी हालत में हमारा जो आंसर है वो ना तो 8 रुपए हो सकता है, ना उससे ज्यादा हो सकता है, यानी कि 8 और 10 तो आंसर ही नहीं हो सकता है। इसके बाद आप क्वांटिटीज को भी देखोगे तो उससे भी आइडिया लग जाएगा, हालांकि वो वेट एवरेज हम बाद में देखेंगे, तो वहां पे इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे। बट आज भी आप समझ सकते हो कि अगर आप क्वांटिटीज को देखोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो एवरेज है वो 4 और 5 के आसपास होना चाहिए, यानी कि 8 से ज्यादा 4 और 5 के करीब होना चाहिए। यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन 6 होने की संभावना 7 से ज्यादा है, क्योंकि 7 8 के ज्यादा पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने 10 पेन लिए हैं, 10 इरेजर लिए हैं और 4 शार्पनर लिए हैं, यानी कि इरेजर और शार्पनर मिला के ज्यादा क्वांटिटी ली है हमने, तो हमारा जो एवरेज है वो 8 से ज्यादा 5 के पास होना चाहिए। क्लियर है? ओके। बहरहाल उस चीज को हम वेट एवरेज में ज्यादा देखेंगे, बट अभी ये बात समझ में आनी चाहिए कि 8 और 10 तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर है? ताकि हम कुछ ऑप्शंस को अपने लिए एलिमिनेट कर पाए, अपनी कैलकुलेशन को थोड़े लिए आसान कर पाए। इस क्वेश्चन में आसान वैसे भी है, पर किसी और सवाल के लिए। अगला सवाल कह रहा है, एवरेज ऑफ 5 7 9 x एंड 15 इज 10, एवरेज ऑफ 17 8 19 16 x y एंड 4 इज 12, सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ x y एंड 19? इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि x y और 19 का औसत क्या है। एक तरीका हो सकता है कि पहले हम, क्योंकि हमें 10 औसत दिया हुआ है, 5 7 9 x और 15 का, तो वहां से हम x का मान निकाल लें, फिर अगले जो 12 एवरेज हमें दिया है वहां से हम y का मान निकाल लें, फिर x y और 19 का मान रख के औसत निकाल लें। पर क्या हमको इतना सब करने की जरूरत है ऐसे किसी क्वेश्चन में? हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए x y और 19 का औसत। तो अगर हमें x प्लस वाई भी मिल जाएगा तो भी हम एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज हमारा होगा x प्लस वाई प्लस 19/3, यही तो एवरेज होगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ x और y के योग की जरूरत है, अलग अलग x और y निकालने की कोई भी जरूरत इस क्वेश्चन में हमें नहीं है। तो हम सीधे सीधे इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे और हम x और y का सम यहां से निकाल लेंगे। हमें इससे पहले की ली हुई इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें x की वैल्यू सीधे सीधे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या पता है? 17 8 19 16 x y और 4 का औसत 12 है। ठीक है, 17 और 8, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है सीधे सीधे जोड़ लेंगे। 17 और 8 हुआ 25, 25 और 19 हुआ 44, और 16 60, 4 64, तो 64 प्लस एक्स प्लस वाई, टोटल 7 संख्याएं हैं, डिवाइड बाई 7, ये आ रहा है 12 के, यानी कि 64 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा आ रहा है 12 7 84 के बराबर। और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ जा रही है 20 20। इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 20 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 3, 39/3, यानी कि हमारा एवरेज आ जाएगा 13। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले 20 ओवरों के दौरान एक क्रिकेट टीम की औसत रन रेट, नेट रन रेट, एवरेज रन रेट कितना है? 4.5 है। यदि कुल 282 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है तो अगले 30 ओवरों के लिए प्रति ओवर रन रेट कितना होना चाहिए? पहले 20 ओवर्स में रन रेट है 4.5 का, यानी कि रन्स कितने बने होंगे? एक ओवर में बने 4.5, टोटल ओवर हुए हैं 20, तो 4.5 इंटू 20 यानी कि 90 रन बने होंगे। टोटल बनाने हैं 282, तो रन्स रिमेनिंग कितने हैं, बचे कितने हैं? रन्स रिमेनिंग हो गया हमारे 282 माइनस 90 यानी कि 192। तो एवरेज रन रेट जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड रन रेट कितना होगा? 30 ओवर बचे हैं तो 192 डिवाइड बाई 30, ठीक है, तो ये आ गया 30 छक्के 180, 6 12 पॉइंट लगाया 120 हो गया, 6.4 रन्स पर ओवर, ये रिक्वायर्ड है। क्लियर है? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए हैं। यदि उसे 5 पारियों में औसतन 55 रन बनाने हैं तो 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए? 4 में हमें पता है 73, 76, 20 और 7 रन बनाए हैं। क्लियर है? सबसे पहले क्या आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगा के ये बता सकते हो कि हमारा आंसर ऑप्शन जो है वो एवरेज से यानी 55 से कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? सोच के बताओ। जो संख्याएं दी है क्या उनसे आपका फीलिंग क्या आ रहा है? 73 हमारा एवरेज से 18 ज़्यादा है, 76 एवरेज से 21 ज़्यादा है, 20 35 कम है और 7 तो बहुत ही कम है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जब इतने कम कम रन बनाए हैं कुछ इनिंग्स में, तो जाहिर सी बात है 5वीं इनिंग में उसको 55 से ज़्यादा रन बनाने चाहिए, तभी तो वो एवरेज के बराबर पहुंच पाएगा, तभी तो 55 को टच कर पाएगा। इजंट इट सो? अगर इस बात को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो फिर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह की वैल्यूज हैं, जितना हमें समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है हमारा जो आंसर है वो 55 से बड़ा होना चाहिए, तो ना तो 11 हो सकता है, ना 42 हो सकता है, ना ही 55 हो सकता है। हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी हो सकता है। इजंट इट सो? ठीक है, तो हम क्यों ही कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन में? ओके, बट कैलकुलेशन करनी है तो क्या करेंगे? डेविएशन से इस्तेमाल करेंगे। 73, 76, 20, 7 और 5वीं पारी का वैल्यू निकालना है। 73 हमारा 18 कम है, सॉरी 18 ज़्यादा है एवरेज से, 76 हमारा 21 ज़्यादा है, 20 35 कम है और 7 तो 48 कम है। यानी कुल मिला के 18 और 21 मिला के 39 ज़्यादा था एवरेज से, और यहाँ पे 35 कम है और 48 कम है। ठीक है, यानी कि प्लस 39 को माइनस 35 से काटोगे तो प्लस का 4 बचा, प्लस 4 माइनस 48 यानी कि 44 कम है चारों संख्याएं मिला के। तो जो 5वीं पारी है उसमें हमें 44 रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे ताकि कंपनसेट कर सके, हम एवरेज के बराबर पहुंच सके, यानी कि 99 रन टोटल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 44 रन हमें एवरेज से ज़्यादा बनाने हैं, तो एवरेज में यानी कि 55 में हमें 44 जोड़ना पड़ेगा, कुल 99 रन 5वीं पारी में बनाने पड़ेंगे, तभी हमारा एवरेज जो है वो 55 हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है ऑफ द 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर बाई 12, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर? पहली और दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या हमारी लेटर से A1 है, दूसरी संख्या A2 है, तो पहली और दूसरी संख्या का जो एवरेज है यानी कि A1 प्लस A2 बाई 2, और फिर दूसरी और तीसरी संख्या का जो एवरेज है, पहली और दूसरी का एवरेज दूसरी और तीसरी के एवरेज से 12 ज़्यादा है, यानी कि अगर दूसरी A2 है तीसरी A3 है तो A2 प्लस A3 डिवाइड बाई 2 ये हमारा 12 ज़्यादा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, बट समझने के लिए जरूरी है कि क्या होगा कैसे होगा। तो पहली और दूसरी संख्या का जो औसत है वो दूसरी और तीसरी के औसत से 12 ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या तो पहले वाले केस में भी है, पहले और दूसरे में, और दूसरी संख्या हमारे दूसरे केस में भी है, यानी दूसरे और तीसरे में। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, A2 बाई 2 A2 बाई 2, इजंट इट सो? तो बच जाएगा हमारा A1 माइनस A3 बाई 2, यानी कि पहली और दूसरी का औसत और दूसरी और तीसरी के औसत को जब हम घटाएंगे तो पहली और तीसरी के बीच का जो अंतर है डिवाइडेड बाई 2 वो हमारा 12 के बराबर होगा। इजंट इट सो? क्या बात समझ पा रहे हो? यानी कि A1 माइनस A3 डिवाइडेड बाई 2 12 के बराबर है, यानी कि A1 और A3 का जो फर्क है वो हमारा 12 इंटू 2 24 होगा, 24 होगा। क्लियर है? इजंट इट सो? पर और बेहतर तरीके से उसको समझते हैं, जब हमारा जो एवरेज है पहली और दूसरी यानी दो संख्याएं हैं, दूसरी और तीसरी यानी वहां पे भी दो ही संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों केसेस में दो दो संख्याएं हैं, और दो संख्याओं का जो औसत है पहले केस में और दूसरे केस में उनके बीच का फर्क 12 का है,
तो जो योग होगा, सम होगा, उसमें कितना डिफरेंस होगा, यानी कि अगर दो दो संख्या है तो हमने डिवाइड बाई 2 किया होगा दोनों केसेस में, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, यानी कि जो डिफरेंस होगा हमारा A1 और A3 में वो 12 इंटू 2 का होगा, 12 इंटू जितने नंबर्स थे यानी 24 का होगा। क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ हम तभी कर पाएंगे जबकि दोनों ही केस में दो दो संख्याएं हो। इजंट इट सो? ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अगर पहले केस में 2 संख्याएं होती, दूसरे में 3 संख्याएं होती, तो फिर हमको प्रॉपरली कैलकुलेशन करना पड़ता और फिर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया होता। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ 4 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 18 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स इज 20। पहले 3 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज 18 है और बाद की 3 संख्याओं का एवरेज 20 है। तो अगर हमारी संख्याएं हमने ली है 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या नहीं है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। तो पहले केस में पहली जो 3 संख्याएं हैं इनका एवरेज है 18 और जो बाद की 3 संख्याएं हैं इनका एवरेज है 20। क्वेश्चन कह रहा है यदि आखिरी नंबर हमारा 25 है तो पहला नंबर क्या होगा। जब हमने पहली 3 संख्याओं का एवरेज दिया तो 18 आ रहा है, बाद की 3 संख्याओं का एवरेज 20 आ रहा है। एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और बाद की 3 के केस में एवरेज ज्यादा है। इजंट इट सो? पहले 3 और बाद के 3 में फर्क क्या है? पहले 3 में हमारा 1 आ रहा है और बाद के 3 में 1 की बजाय 4 आ रहा है। तो यानी जो फर्क आ रहा है एवरेज में वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि पहले नंबर की बजाय हमने चौथा नंबर लिया है एवरेज निकालने में। और जो फर्क आ रहा है एवरेज में वो आ रहा है 2 का। 18 से एवरेज हमारा हो गया है 20, यानी कि 2 की वृद्धि हुई है एवरेज में। अगर एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है तो सम में कितने का इंक्रीज आया होगा? क्योंकि 3 से इस बार डिवाइड किया हमने, 3 संख्याओं का एवरेज है, तो सम में 2 गुणे 3 यानी कि 6 का इंक्रीज आया है। जब हमने पहली संख्या को चौथी से रिप्लेस किया है, यानी कि चौथी संख्या पहले से 6 बड़ी है। फोर्थ नंबर जो हमारा है वो पहले से 6 बड़ा है और फोर्थ नंबर की वैल्यू हमें पता है 25 है, यानी कि पहला नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 25 माइनस 6। फर्स्ट नंबर प्लस 6 है 25, यानी कि जो पहला नंबर है हमारा वो हो जाएगा 25 माइनस 6 यानी कि 19। क्लियर है? ठीक है, हम डायरेक्टली कर सकते थे। यहाँ पे पहली 3 का एवरेज 18 है, आखिरी 3 का एवरेज 20 है, यानी कि एवरेज में 2 का फर्क है और एवरेज 2 ज्यादा है, यानी कि सम 6 ज्यादा होगा। और आखिरी संख्या अगर 25 है तो पहली संख्या 6 कम होगी, यानी 25 माइनस 6 19 होगी, 19 होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है ए बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है जबकि ए और बी का औसत 63.5 किलोग्राम है और ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है। तो ए का वजन क्या होना चाहिए? ठीक है, ए बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है जबकि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम है। तो अगर ए और बी का औसत वजन 63.5 है, यानी कि ए और बी का जो एवरेज है वो आ रहा है 63.5, यानी कि एवरेज जो टोटल एवरेज है 65 से 1.5 कम है। इजंट इट सो? 1.5 कम है, यानी दोनों संख्याएं मिला के 1.5 इंटू 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 3 कम है, 3 कम है। अगर ए और बी मिला के एवरेज से 3 कम है तो यानी कि सी एवरेज से 3 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो एवरेज 65 आएगा। सी 3 ज्यादा होगा, यानी कि सी की वैल्यू हमें मिल गई यहां से 65 प्लस 3 यानी कि 68 किलोग्राम। अब अगर ए और सी का एवरेज जो है वो 67.5 है जबकि सी हमारा 68 है, तो ए तो फिर 67 ही होना चाहिए ना, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी 2 अंकों की 10 अंक संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। अंकों की नकल करते समय गलती से वह एक अंक लिख देता है जिसके अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि एक संख्या लिखता है जिसके कि अंक जो आपस में बदल जाते हैं, डिजिट्स जो है वो बदल जाती हैं आपस में। परिणाम स्वरूप जो उसका उत्तर है सही उत्तर से 3.6 कम है। जिस संख्या में उसने गलती की है उसके अंकों का अंतर क्या होगा? ठीक है, while copying the numbers by mistake he writes one number with its digits interchanged। तो एज अ रिजल्ट फर्क क्या पड़ा? उसका जो आंसर है वो 3.6 कम हो गया करेक्ट आंसर से। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो उतार रहा था और 35 थी संख्या, ठीक है, 35 तो नहीं 53 थी मान लेते हैं क्योंकि कम करना है हमें, ठीक है, तो मान लो कि संख्या 53 थी, लेकिन उतारते समय गलती से उसने 35 लिख दिया। तो फर्क कितने का पड़ा? 53 और 35 में कितने का अंतर है? 18 का अंतर है, 18 का फर्क पड़ गया है कि नहीं? ठीक है, 18 का फर्क पड़ा है योग में, सम में।
एवरेज में फर्क पड़ेगा 18/10 का, क्योंकि कुल 10 संख्या है, यानी कि 1.8 से कम हो जाएगा। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। पर इन जनरल अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा नंबर लेटर से ए बी होता, बी हमारा इकाई का अंक है और ए दहाई का अंक है, यानी कि 10a + b क्या हम इसको लिख सकते हैं स्थानीय मान के हिसाब से। यानी कि अगर हमारी संख्या लेटर से, जैसे हमने अभी लिया था 53, 53 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10 + 3 × 1। वही बात हमने यहाँ पे लिखी कि 10 × a या a × 10 + b × 1। ठीक है, तो 10a + b लिख सकते हैं, लेकिन गलती से ए बी की जगह उसने लिख दिया है ba, यानी कि उसने 10b + a लिख दिया है, जिसकी वजह से एवरेज हो गया है 3.3.6 कम। तो सम पे क्या फर्क पड़ा होगा 3.6 × 10, यानी कि 36 का फर्क पड़ा होगा, है कि नहीं। ए बी की जगह उसने बी ए लिख दिया है, तो सम पे 36 का फर्क पड़ा होगा, यानी कि ए बी हमारा बी ए से 36 ज्यादा है। ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 36, और ए बी है 10a + b और बी ए है 10b + a, और दोनों का अंतर है 36 के बराबर, यानी कि 10a - a हो गया 9a और b - 10b हो गया 9b, और ये बराबर है 36 के। 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा a - b × 9 इज इक्वल टू 36, और यहाँ से हमें a - b की वैल्यू मिल जाएगी 4 के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा डिजिट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर होगा। और क्या आप पैटर्न को पकड़ पाए हो कि अगर हमारा संख्याएं जो हमें गिवन है, ऐसे किसी भी केस में अगर हमें जो भी संख्याएं गिवन है, फॉर एग्जांपल हमने संख्याएं ली 32, तो 3 और 2 के बीच का फर्क कितना है सिर्फ 1 का फर्क है। तो जब हम इनको आपस में बदलेंगे, यानी 32 से हम 23 पे आए तो 9 कम हो जाएगा, या 23 से जब 32 पे जाएंगे तो 9 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 का अंतर है। ठीक है, अगर यही अंतर हमारा 42 हमने लिया होता, 42 से 24 पे जाते तो 18 कम हो जाता, यानी कि 9 दूनी 18, 9 × 2, यानी कि जब भी हम ऐसा डिफरेंस करेंगे तो हमेशा वो 9 का मल्टीपल होगा, जो डायरेक्टली हमको यहाँ पे दिख भी रहा है। इजंट इट सो 9a - 9b, और ए और बी के बीच जो डिफरेंस होगा 9 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही हमारा डिफरेंस आने वाला है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि ए बी हमारी संख्या इनमें से क्या हो सकती है, तो हमें बस इतना ही देखना था कि ए और बी के बीच का जो फर्क है वो 4 का आना चाहिए। ठीक है, बट इस बात को शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि इस ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन अगली बार जब एग्जाम में आए तो क्वेश्चन हमसे ये पूछे कि कौन सी संख्या हो सकती है, वहां पे एक गलती होने की संभावना है। इसलिए इस बात को हम एक बार ढंग से समझ लेते हैं कि ए और बी के बीच का जो फर्क है वो 4 होना चाहिए। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि उसका उत्तर सही उत्तर से 3.6 कम आया है, तो ए और बी के बीच का अंतर 4 होना चाहिए। हमने संख्या लिखी थी ए बी, जिसको गलती से उसने लिख दिया था बी ए, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा ए बी था। ए बी से बड़ा होगा तभी जब बी ए आएगा तो संख्या हमारी छोटी होगी। ठीक है, तभी जब बी आएगा तो संख्या हमारी छोटी होगी, और जब छोटी संख्या लिखेगा, छोटी संख्या लिखने की गलती करेगा तो हमारा एवरेज कम हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या लिखने की गलती करता, डिफरेंस तो तब भी दोनों डिजिट्स में 4 का ही होता, लेकिन तब हमारा एवरेज बढ़ता। ठीक है, ये बात इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर एग्जामिनर ये पूछे कि कौन सी संख्या हो सकती है, तो ऐसा पूछ सकता है कि क्या संख्या 37 होगी, या मान लीजिए उसने पूछा 63, 72 और नन ऑफ दीज, तो क्या ऑप्शन होगा इसमें से। अगर ये हमारे ऑप्शन है तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओरिजिनल संख्या के बारे में अगर पूछेगा, क्योंकि 37 में यहां पे अंतर तो 4 का आ रहा है, लेकिन 3 7 से बड़ा है, तो जब 37 को पलट के लिखेगा तो 73 हो जाएगा, उसकी वजह से एवरेज हमारा बढ़ना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था। तो 37 हमारा इसलिए आंसर नहीं होगा। 63 और 72 तो इसलिए नहीं हो सकते, उनके बीच का डिफरेंस ही नहीं है। 6 तो 3 से बड़ा है, लेकिन जब 63 को पलट के लिखेगा 36 आएगा, 27 का ही अंतर आएगा, 36 का अंतर ही नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आती है। तो ये छोटी छोटी बातें जिनको हमें ध्यान रखना है। हमारे लिए आंसर ऑप्शन क्या क्या सही हो सकते थे, अब ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कि कितने पॉसिबल आंसर हो सकते थे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो जब 4 का अंतर है, हमें पता है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, और ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। 40 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर 40 होगा तो जब 40 को हम पलटेंगे तो 04 आएगा, तो 2 अंकों की संख्या ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। अगर एग्जाम में पूछेगा तो स्पेसिफिकली मेंशन होगा, अदरवाइज ये 40 तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 अंकों की संख्या नहीं बचेगी इसके बाद। ओके, फिर आया 51, 51 को पलट के 15 लिख सकता है,
या फिर 62, 62 को पलट के 26 लिख सकता है, या फिर 73, 37 हो जाएगा पलट के, या फिर 84 पलट के 48 हो जाएगा, और या फिर 95 पलट के 59 हो जाएगा। तो ये हमारी 5 संख्याएं हैं जिनमें से कि कोई एक संख्या रही होगी जो उसने गलती से लिख दी। क्लियर है? 5 पॉसिबल केसेस बने हमारे। और जैसा मैंने पहले केस के बारे में बताया कि इसके बारे में स्पेसिफिकली एग्जाम में साफ साफ लिखा होगा कि क्या ऐसा हुआ है कि पलट के 2 अंकों की संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि 2 अंकों की संख्या अगर नहीं बननी है पलट के, तब फिर पहला वाला भी इंक्लूड किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, बट इन जनरल पहला वाला इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि पलटने पे 2 अंकों की संख्या नहीं बनती है। अगला सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सवाल था और इस पर बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हमने कोशिश किया कि ऐसी हर एक वैरायटी के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए, ताकि अगर एग्जाम में वैरायटी मुश्किल हो तो हमें वहाँ पे घबराना नहीं है, हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while tabulation of marks scored in an examination by the student of a class, by mistake the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63। यानी कि 63 लिखना था, रिकॉर्ड हो गया है 93, यानी कि ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है हमने। 63 लिखना था और हमने 93 रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 30 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। यानी कि सम हमारा 30 से बढ़ गया होगा, योग 30 से बढ़ गया होगा, लेकिन एवरेज हमारा बढ़ा है सिर्फ 0.5 से। ठीक है, सम और एवरेज के बीच फर्क क्या होगा? सम जब हमारा इंक्रीज करेगा तो एवरेज पे फर्क कितना आएगा? सम डिवाइडेड बाय टोटल जितनी संख्याएं होंगी। इजंट इट सो? सम में चेंज आया है 30 का, और टोटल संख्या अगर n है तो प्लस 30/n, ये हमारा 0.5 के बराबर होना चाहिए। इजंट इट सो? तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n हो जाएगा 30/0.5, यानी कि 60। यानी कुल संख्याएं हमारी 60 रही होंगी, तभी तो एवरेज में सिर्फ और सिर्फ 0.5 का ही फर्क पड़ा। इजंट इट सो? क्लियर है? हमारा आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल करें, इफ द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 335, 2x5, x35, 63x एंड 406 इज 411, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ x - 1, x - 3, x + 3 और x + 5। इनका एवरेज हमारा क्या होगा? ये जो 4 संख्याएं हमें दी हैं क्या है? x - 1, x - 3, x + 3 और x + 5, और इनका एवरेज निकालना है। 4 संख्याएं डिवाइड बाई 4 करेंगे तो x तो चारों में एक एक बार आ रहा है, यानी कि x तो आना ही आना है, और फिर -1, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, -1 और +5 से +4 बचेगा, +4/4, यानी कि x + 1 हमारा एवरेज होगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो x + 1 होगा, लेकिन उसके लिए पहले हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। क्या हम यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? तो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 5, कुल कितनी संख्या है? कुल हमारी 5 संख्या है, फिर 5, फिर x और फिर 6। अगर एवरेज हमारा 411 आ रहा है तो सम क्या होगा? 411 × 5, यानी सम के लास्ट में 5 आने वाला है। 5 5 10 हो गया, यानी 0 आ गया, फिर 5 + x + 6, और आखिरी में आना है इससे 5, 6 5 11, यानी 11 में 1 आया। 1 + x अगर हमारा 5 आ रहा है, यानी कि x के लिए एक ही संभावना है हमारी, क्योंकि x तो एक ही अंक है, एक ही डिजिट का है, यानी कि x हमारा = 4 हो जाएगा। और आंसर 4 नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमें चाहिए x + 1, यानी कि 5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर है? एक अच्छा प्यारा सा सिंपल सा सवाल, इजंट इट सो? क्लियर है? ओके, आई बिलीव आज जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, बहुत सारी छोटी छोटी बातें डिस्कस की हैं, आपको बातें समझ में आई होंगी और आप उन बातों को प्रैक्टिस जरूर करोगे आगे जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। क्लियर है? आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।